हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम, योर मोस्ट वेलकम ऑन वेल एकेडमी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमारा सीटीक्यू सीरीज चल रही है, ये लेक्चर नंबर 26 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाली हूँ। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 22 लेक्चर से लेकर 30 लेक्चर तक मैं आपको कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चन में कई सारे टॉपिक कंबाइन होकर आते हैं, जिससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। अगर मैं बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन की बात करूं तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या होती है? m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ओके, ये आपकी होती है बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। जनरल बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है। यहां पर जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होती हैं वो सिग्मा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मोमेंट जो है वो m को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i को रिप्रेजेंट कर रहा है, और y हमारी क्या हो जाती है? डिस्टेंस हो जाती है फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, अगर कोई इस तरीके से रेक्टेंगुलर बीम है तो यहां से हम लोग y की वैल्यू को मेजर करते हैं, चाहे अपवर्ड जाके मेजर करें चाहे डाउनवर्ड जाके मेजर करें। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का हमारा क्वेश्चन है, उसी के हिसाब से y की वैल्यू हमारी चलती रहती है। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर मैं सिग्मा की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगी m अपॉन आई अपॉन वाई। ओके, अब यहां पर ये जो I अपॉन वाई होता है इसे हम लोग बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। ओके, ये हमारा सेक्शन मॉडुलस होता है और इसे हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सेक्शन मॉडुलस हो गया। और अगर मैं वहां पर टॉर्जन में चली जाऊं तो टॉर्जन में भी सेक्शन मॉडुलस होता है, मगर वो आपका होता है पोलर सेक्शन मॉडुलस, वो डिफरेंट चीज है। यहां पर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में Z को हम लोग I अपॉन वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ कि किस तरीके से इससे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आपसे पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की, उसके ऊपर बात करते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है अ कैंटिलीवर ऑफ सर्कुलर सॉलिड क्रॉस सेक्शन। ओके, एक कैंटिलीवर है, सर्कुलर सॉलिड क्रॉस सेक्शन है, इज fixed at one end and carries a concentrated load at the free end. The diameter at the free end is 200 mm and increases uniformly to 400 mm. अब आप बात समझे, कैंटिलीवर बीम है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, मगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। ओके, ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसका एरिया फ्री एंड से लेकर फिक्स्ड एंड की तरफ लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि फ्री एंड पे इसने जो एरिया दिया है, मतलब डायमीटर जो दिया है वो 200 है, जिससे एरिया पता चल जाएगा, और आपका फिक्स्ड एंड पर जो आपका दिया हुआ है ओके डायामीटर वो 400 mm है, उससे भी हमें पता चलता है कि डायामीटर हमारा बढ़ गया है। अब यहां पर बोल रहा है लेंथ जो है वो 2 मीटर है। फिर बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री एंड विल द बेंडिंग स्ट्रेसेस इन द कैंटिलीवर बीम मैक्सिमम। Okay, else also calculate the value of the maximum bending stress if the concentrated load P is equal to 30 किलो न्यूटन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिएगा आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि भाई हमसे एक कैंटिलीवर बीम ले लो। ठीक है, उसने क्या बोला कि हमसे एक कैंटिलीवर बीम ले लो, और वो बीम कुछ इस तरीके की होगी कि अगर आप फ्री एंड पे डायामीटर देखोगे तो फ्री एंड पे डायामीटर आपको मिलेगा 200 mm, और अगर आप फिक्स्ड एंड पर डायामीटर देखोगे तो फिक्स्ड एंड पर आपको डायामीटर मिलेगा 400 mm। फिर कह रहा है कि इस कैंटिलीवर बीम की जो लेंथ है वो भी हम दे रहे हैं। कितनी दे रहा है? कह रहा है इस कैंटिलीवर बीम की जो लेंथ है उस लेंथ को भी आप कंसीडर कर लो 2 मीटर, और एक लोड लगा दो फ्री एंड पर। ठीक है, लोड लगा देते हैं फ्री एंड पर। यहां पर एक पॉइंट लोड इस तरीके से फ्री एंड पर P लग रहा है, और कह रहा है ये P की वैल्यू भी हम बता देते हैं 30 किलो न्यूटन है। ओके, और क्या दे दिया इसने? P की वैल्यू दे दी, लेंथ दे दिया, डायामीटर दे दिया, सारी वैल्यूज इसने यहां पर मेंशन कर दी। अब आपसे बोल क्या रहा है? आपसे बोल रहा है कि वो लोकेशन बताओ। ओके, यहां पर बहुत सारी लोकेशन है। फ्री एंड पे अगर मैं x इज इक्वल टू 0 ले लूं और यहां पर x इज इक्वल टू l ले लूं तो 0 से l जाने में आपको बहुत सारी लोकेशंस मिलेंगी। तो पूछ रहा है वो कौन सी लोकेशन होगी जहां पर आपको बेंडिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम मिलने वाली है। सबसे पहले आपको वो लोकेशन बतानी है, फिर आपको बताना है कि वो जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगी उसकी वैल्यू क्या होगी उस पर्टिकुलर लोकेशन पर। ओके, आप समझ आ रहा होगा आपको आपसे क्या पूछना चाह रहा है। आपसे कह रहा है कि भाई हमसे डायामीटर ले लो, हमसे लेंथ ले लो, पॉइंट लोड की वैल्यू ले लो। ओके, ये 30 किलो न्यूटन दिया है, हाँ 30 किलो न्यूटन दिया हुआ है। ओके, P की वैल्यू ले लो, लेंथ ले लो, सब चीजें हम दे रहे हैं। बस हमको ये बता दो कि इस पूरी कैंटिलीवर बीम में ओके इस पूरी कैंटिलीवर बीम में वो कौन सी लोकेशन है जहां पर बेंडिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम है, और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या है। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला बनाऊं तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन आई इंटू वाई।
ओके ये हमारा हो जाएगा। अब बात आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, डेफिनेटली π/64 d⁴ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, मगर प्रॉब्लम ये है कि कौन सा डायामीटर, लगातार लेंथ के साथ डायामीटर क्या है, लगातार चेंज होता चला जा रहा है, हर एक डिस्टेंस पर डायामीटर आपका चेंज हो रहा है। तो इस तरीके की कभी भी कंडीशन आती है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी x डिस्टेंस पर एक सेक्शन कंसिडर करेंगे, xx, ओके, किसी भी x डिस्टेंस पर एक सेक्शन कंसिडर करेंगे और यहां पर डायामीटर कंसिडर कर लेंगे, सपोज d है। तो यहां पर इस डायामीटर को निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग की जब CTQs हम लोग पढ़ रहे थे, जहां पर हम लोग डिफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, ओके, जहां पर हम लोग इलोंगेशन निकाल रहे थे, वहां पर मैंने आपको बताया था अगर मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करूं तो x हमारा क्या है, 0 है, y हमारा d1 है, ओके। इसी तरीके से यहां पर अगर मैं पॉइंट को कंसिडर करूं तो x हमारा क्या है, x है, और y हमारा कितना है, d है। इसी तरीके से मैं यहां पर पॉइंट को कंसिडर करूं, x l है और y d2 है। 3 लोकेशंस पता है हमें, इसकी हेल्प से ओके y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ का डायामीटर फाइंड कर सकते हैं x के फॉर्म में, ओके, x के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर डायामीटर की एक जनरल इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे जैसे आप x की वैल्यू को चेंज करते चले जाओगे आपके डायामीटर की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। चलिए ठीक है, बनाते हैं। y हमारा क्या है, d है, y1 कितना है, y1 d1 के बराबर है, जो कि आपका है 200, ओके। लेंथ को हम लोग क्या करते हैं इस वक्त 2000 कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज mm में पुट कर रहे हैं, या ऐसा कर सकते हैं जो mm में है उसको मैं मीटर में चेंज कर लूँ, तो y1 कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। अब y2 की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 400, तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.2 अपॉन x2 कितना होगा, 2 होगा, और x1 कितना है, 0 है, उसके बाद x माइनस 0। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2, 0.4 में से 0.2 गया, 0.2 बचा, 0.2/2 0.1 बचेगा, तो प्लस का 0.1x, आपको ये जनरल इक्वेशन मिल गई डायामीटर की। इसी सेक्शन x पर अगर मैं आपसे मोमेंट पूछूं तो इस सेक्शन पर मोमेंट कितना हो जाएगा, p इंटू x मोमेंट हो जाएगा, ओके। इसी सेक्शन पर अगर मैं आपसे मोमेंट पूछूं तो कितना हो जाएगा, p इंटू एक्स आपका मोमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस में ये सारी वैल्यूज को पुट कर दूं तो ये हो गया मोमेंट m, ओके। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, π/64 d⁴ इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, d/2, ओके। यहाँ पर d/2 हो जाएगा, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी। यहाँ से जब आप यहाँ जाओगे तो ये y आपका हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपने क्या रख दिया, d/2 रख दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हो जाएगा 32m, ओके, अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक d से d कैंसिल हो जाएगा, पाई इंटू d³ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सिग्मा b की वैल्यू जरा निकालिए, ये आपका हो गया 32 इंटू मोमेंट कितना आया, p इंटू एक्स आया, ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इधर खड़े होकर मूवमेंट निकाल रहे हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आप नेगेटिव साइन भी ले लो, कहीं हो सकता है जरूरत पड़ जाए, अपॉन पाई इंटू d³ कितना होगा, इस पर्टिकुलर सेक्शन पर जब आप बेंडिंग स्ट्रेस निकाल रहे हो तो यहाँ पर जो डायामीटर है ये है आपका 0.2 प्लस 0.1x, ओके, 0.2 इंटू 0.1x टू द पावर 3। अब आपको क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की, तो आप मैक्सिमम मिनिमा का फॉर्मूला यूज करो, इसको क्या करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, उठा के 0 पुट कर दो, तो ये x जो है ये वो लोकेशन बताएगा जहां पर सिग्मा b आपका मैक्सिमम होने वाला है। एक बार आपको x की वैल्यू पता चल गई तो इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले में x की वैल्यू पुट करके आप सिग्मा b की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। कैसे करेंगे देखिएगा जरा, यहां से मैं कुछ कैलकुलेशन को हटा देती हूं और यहां पर हम लोग फाइंड करते हैं d सिग्मा b अपॉन dx, ओके। हमें देखना है ये मैक्सिमम कहाँ है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करके 0 कर देते हैं। अब देखिए -32p अपॉन पाई जो है वो आपका कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लो, इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x अपॉन वाई का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है y का स्क्वायर, यानी 0.1x होल स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0.2 प्लस 0.1x होल क्यूब एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस अब x एज इट इज, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ 0.2 प्लस 0.1x स्क्वायर
इनटू इसका फिर से करेंगे तो 0.1 आपको फिर से मिल जाएगा। अब इसको जब आप इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म 0 में जाएगा। ओके, ये पूरा टर्म 0 में जाएगा। इधर -32p अपॉन पाई जो है वो भी 0 में चला जाएगा। 0.2 प्लस 0.1x स्क्वायर, 0.2 प्लस 0.1x स्क्वायर कॉमन लेके वो भी 0 में चला जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा 0.2 प्लस 0.1x। ओके, यहाँ से स्क्वायर चला गया, फिर बचा -x, 3 बचा, और क्या बचा, ये पूरा चला गया, 0.1 बचा, इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, इसी तरीके से आप देखिएगा ये हो गया 0.2 प्लस 0.1x, यहाँ पर कितना हो गया -0.3x इज इक्वल टू 0। ओके, अब 0.3 ये आपका क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहां पर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.1x। ओके, अब इसको माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा -0.2x इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, तो आप देख सकते हो x इज इक्वल टू 1 मीटर पर। ओके, x इज इक्वल टू 1 मीटर पर आपका क्या होने वाला है, x इज इक्वल टू 1 मीटर पर आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मिलने वाली है। आपको लोकेशन मिल गई, यानी ये टोटल 2 मीटर है तो जस्ट हाफ पर आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस मिल जाएंगी। अब वो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, वो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपको ये इक्वेशन बता देगी। यहां पर आप क्या कर सकते हो, ओके, वैल्यू हमें निकालनी है, सिग्मा बी इज इक्वल टू, ये आपका 32 एज इट इज रहा, P कितना बोल रहा था, 30 बोल रहा था, कंसिडर कर लीजिए किलो न्यूटन में है, 10⁻³ न्यूटन कर दीजिए। ओके, फिर यहाँ पर x क्या करते हैं, अब हम लोग mm में पुट करते हैं, 1000 पुट कर देंगे, अपॉन कर दीजिए, माइनस बाहर रखे रहिए, वो आप उससे कोई मतलब नहीं है आपको। ये हो गया पाई, ये हो गया 0.2 प्लस 0.1 इंटू 1। ओके, या हम ऐसा कर सकते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, सब मीटर में ही पुट करते हैं ताकि हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मिले। बाकी बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको mm में चेंज कर लेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ना कुछ आप मिस्टेक कर जाओ। ओके, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है यहाँ पर। तो मैं क्या करती हूँ, इसको पूरा कैलकुलेट करके फिर आपको बताती हूँ कि फाइनल आंसर कितना आ रहा है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 11.31 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया। अगर हमें मेगा पास्कल में इसको निकालना है, ओके, न्यूटन पर mm स्क्वायर में अगर इसको करना है तो मीटर को mm में जब आप चेंज करोगे तो 10⁻6 का मल्टीप्लीकेशन करा दोगे, वो 10⁻6 और ये 10⁻6 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 11.31 मेगा पास्कल आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपने सीखा क्या, यहाँ पर सबसे पहले आपने ये सीखा कि बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं, लोकेशन को कैसे फाइंड करते हैं। हमारा ये आंसर है और एक हमारा ये आंसर, हमें लोकेशन भी बतानी थी और वैल्यू भी हमें फाइंड करनी थी। माइनस है तो माइनस आप साथ में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, अब यहां पर सावधानी क्या बरती हमने, सावधानी मैंने सबसे ज्यादा आपके सामने मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, मेरे पास इसका कोई भी कैलकुलेशन पहले से नहीं था, मगर मुझे क्या डर था कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ना कुछ आपका यूनिट की मिस्टेक हो जाए। यूनिट की मिस्टेक मुझे क्यों लग रही थी, क्यों इस वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि डायामीटर सारे आपको mm में दिए हुए थे और जो लेंथ है वो आपको मीटर में दी हुई थी। तो मेरे अंदर ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक मैं ऐसे यूनिट को चेंज ना कर पाऊं, या कहीं पर mm रखना हो तो मीटर में रख जाऊं और मीटर में रखना हो तो mm में रख जाऊं। तो मुझे उस चीज से बचने के लिए मैंने क्या करा उस चीज से बचने के लिए कि सारी की सारी यूनिट को मीटर में ही पुट करती चली गई। इसको भी मीटर में चेंज करा, इसको भी मीटर में चेंज करा, और ये मीटर में था मगर मैंने बाद में mm में भी लिख लिया था कि इन केस जरूरत पड़ी तो मैं यूज कर लूंगी। यहाँ पर पहले मैंने सोचा आपके सामने लिखा कि इसको भी मैं 1000 कर दूं, यहाँ पर भी मैं चेंज कर दूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। ओके, ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, तो सारी की सारी वैल्यू मैंने मीटर में रख के फाइनल फाइंड कर लिया। अब एक बार आपके पास फाइनल आंसर आ गया, उसको आपको mm में चेंज करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने देखा यहाँ पे भैया यूनिट में मीटर स्क्वायर है, 10⁻6 का मल्टीप्लाई करा दिया, mm स्क्वायर में चेंज कर लिया, वो आपका इससे चेंज हो गया। तो जो सावधानियां मैंने बरती हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जिस चीजों का मैंने ध्यान रखा है, आपको भी इसी तरह से चीजों का ध्यान रखना है, तभी क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। वरना बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन तो सही करते हैं, अप्रोच सही होती है, मगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। ओके, तो कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सारी की सारी डायमेंशन को एक ही टर्म में लेके चलो, धीमे धीमे सॉल्व करो, सोच समझ के सॉल्व करो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो में कहीं पर कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को जरूर बताइएगा। थैंक यू।